हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लॉजिक पढ़ रहे थे हम, तो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिक का, दैट इज लॉज ऑफ लॉजिक, आल्सो नोन एज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। लॉज ऑफ लॉजिक आल्सो नोन एज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर एक सब टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल लॉ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशनल लॉ। कंडीशनल स्टेटमेंट या इंप्लीकेशन स्टेटमेंट, आप लोगों को पता है इंप्लीकेशन होता है क्या? इंप्लीकेशन मींस जिसमें इफ देन यूज करके दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है, और ये उसका सिंबल होता है P implies Q। तो इट इज लॉजिकली ऑब्जर्व दैट P implies Q is equivalent to negation P or Q. P implies Q is logically equivalent to negation P or Q। और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड देखा था लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में, कि ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्वल है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। और हमें दिया कि ये दोनों लॉजिकली इक्वल है, तो इसकी वैलिडिटी पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना, दो ही स्टेटमेंट है P और Q। ठीक है, फिर नेगेशन P रिक्वायर्ड है, P implies Q और नेगेशन P और Q। तो दो स्टेटमेंट्स है तो चार रोज बनते हैं। P में क्या है ना, दो ट्रू दो फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेगेशन P क्या आएगा बच्चों? देखो, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये कॉलम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, P implies Q। इंप्लीकेशन के लिए रूल क्या है बच्चों? ट्रू implies false is false, true implies false is false, rest all conditions are true। so true implies true will be true, true implies false will be false, false implies true will be true, and false implies false is also true। सिर्फ true implies false false है, rest all conditions are true। नेक्स्ट हम लोग को बनाना है नेगेशन P और Q। और के लिए रूल क्या है बच्चों? दोनों फॉल्स रहते हैं तभी वो फॉल्स रहता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। इन दोनों के बीच में और है नेगेशन P और Q। फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। तो नेगेशन P और Q, दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर, इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर। अब इनको कंपेयर करो ये दोनों कॉलम्स को, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉलम्स, they are exactly identical columns। So we can say that P implies Q is logically equivalent to negation P or Q। logically equivalent मतलब सेम ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P और Q के लिए जो P implies Q का आंसर आता है वही negation P और Q का आंसर आता है। therefore these two statements are logically equivalent। ठीक है, तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज कंडीशनल लॉ। ऐसे और 9 लॉज है, टोटल 10 लॉज है, दीज आर नोन एज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये एक तो मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बता दिया, इसके बाकी के जितने भी लॉज है या जितने भी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है उनकी डायरेक्टली हम लोग लिस्ट बनाएंगे। उनका जो प्रूफ है इट्स अप टू यू, आप लोग प्रूफ करके उसको चेक कर सकते हो, हम लोग डायरेक्टली उसकी लिस्ट बनाएंगे। अब ये जो कंडीशनल लॉ है इसके ऊपर बेस्ड एक सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप का है, रीराइट विदाउट यूजिंग इफ देन। एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया होगा इफ और देन के फॉर्म में, उसको रीराइट करना, उसको फिर से लिखना है बट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इफ अ मैन इज अ जज, if a man is judge then he is honest, if a man is judge then he is honest। ठीक है, यहाँ पे if और then यूज किया गया है, तो हमें इसको फिर से लिखना है with the same meaning but without using if and then। तो पहले इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट P क्या है ना, a man is judge, P is a man is judge। Q क्या है ना, he is honest, Q will be he is honest। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, if then यूज किया, P implies Q है। We know that P implies Q
is logically equivalent to negation P और Q. So this P implies Q is logically equivalent to negation P और Q. तो हमारे पास P और Q है, तो ये negation P और Q को verbal form में लिखते हैं. negation P क्या है? A man is judge. इसका negation मतलब not use करना बीच में और he is honest. तो क्या है ना? A man is not a judge or he is honest. So negation P और Q will be a man is not a judge or he is honest. ठीक है, तो ये इसका वर्बल फॉर्म हो गया. वी नो दैट P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. Therefore, this statement is logically equivalent to this statement. If a man is judge, then he is honest. Is logically equivalent to a man is not a judge or he is honest. तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो कंडीशनल लॉ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और उसके क्वेश्चन कैसे करना है, पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, P और Q आइडेंटिफाई करना है और उसका नेगेशन P और Q का वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का जो सेकंड सेक्शन है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए. रीराइट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन. तो यही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. तीन ही क्वेश्चन है, इसमें से एक मैंने ऑलरेडी कर लिया है और दो क्वेश्चंस आप कर लेना, सॉल्व एग्जांपल्स भी देख लेना. अब इसके बाद हम लोग लॉज की लिस्ट पर, लॉज ऑफ लॉजिक दैट इज नोन एज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 अलजेब्रा होते हैं, 10 लॉज होते हैं. ठीक है, उसमें से ये 4 लॉज है, फर्स्ट 4 लॉज है. ठीक है, ये जो लॉज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बट इसमें अगर हम लोग इसके नाम के हिसाब से जाएंगे तो आपको इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको जब आप उसको अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लॉ है. और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कि जब आप सम्स सॉल्व करते हो, जब आप एक लॉ अप्लाई करते हो, तो उसके साइड में आपको लिखना होता है कि ये कौन सा लॉ है. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लॉ के साथ साथ जो लॉ है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के साथ साथ उस फॉर्मूला का नाम क्या है वो भी याद रखें. ठीक है, क्योंकि जस्टिफिकेशन देना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग लॉ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ. दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब होता है सेम सेम. इसका मतलब होता है सेम सेम. P and P is P. P और P is P. एंड है, दोनों सेम है तो आंसर भी वही आएगा. और है, दोनों सेम है तो आंसर भी वही आएगा. ठीक है, फर्स्ट लॉ. सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उल्टा फुल्टा लॉ. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है उल्टा फुल्टा लॉ. मतलब P और Q को उल्टा लिख सकते हैं, Q और P. सेम एंड के लिए भी P and Q can be written as Q and P. मतलब बेसिकली सिर्फ उल्टा करना. और एंड में ही अप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना. ये सिर्फ और एंड में ही अप्लाई होता है. ठीक है, एक छोटी सी चीज, अगर हम लोग P implies Q में उल्टा करते हैं, Q implies P, तो इट इज नोन एज कन्वर्स. वो अलग कंसेप्ट है. ठीक है, तो इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन में नहीं, कम्यूटेटिव अप्लाई होता है सिर्फ एंड और में. P और Q का उल्टा Q और P, P एंड Q का उल्टा Q एंड P. तो जब हम इसको उल्टा करते हैं, दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, तो दो लॉज हो गए. तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएट करना, ग्रुप बनाना. एसोसिएट करना मतलब ग्रुप बनाना. जैसे यहाँ पे देखो P एंड Q एंड R, किसका ग्रुप था? Q एंड R. तो हमने ग्रुप चेंज कर दिया, P एंड Q एंड R. ग्रुप किसका बना है? P एंड Q का. या फिर पूरा एक साथ एक ग्रुप बना दिया. तो एसोसिएट मतलब ग्रुप बनाना. तो जब हम लोग ग्रुप चेंज करते हैं, दैट लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ. और एक चीज इसमें ऑब्जर्व करने लायक है कि जब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर और बाहर दोनों जगह सेम कनेक्टिव होना चाहिए. दोनों एंड होने चाहिए या फिर दोनों और होने चाहिए. दोनों एंड रहेंगे तो हम लोग ये ग्रुप को हटा के ये ग्रुप लिख सकते हैं, या फिर तीनों का एक साथ एक ग्रुप ले सकते हैं. सिमिलरली अगर P और N ग्रुप Q और R है तो ग्रुप चेंज कर दिया, P और Q और R, या फिर P और Q और R. तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप बनाना. एसोसिएट मतलब ग्रुप बनाना.
ठीक है। अब फोर्थ लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फैलाने वाला लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, देखो यहाँ पे भी एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे अंदर जो कनेक्टिव है उसका अपोजिट कनेक्टिव बाहर है। अगर अंदर और है तो बाहर एंड है, अगर अंदर एंड है तो बाहर और है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं? सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को पता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन बताता हूं, मेरे को मल्टीप्लाई करना है P इंटू Q प्लस R, P इंटू इंटू Q प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू Q, फिर बीच में प्लस P इंटू R। ये P जो है ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, P इंटू Q प्लस P इंटू R। सेम यहाँ पे P एंड Q और R में P एंड Q, बीच में और P एंड R। और अगर उल्टा है P और Q एंड R, तो इट विल बी P और Q एंड P और R। जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग नॉर्मली, वैसे जैसे P इंटू Q प्लस R है तो P इंटू Q प्लस P इंटू R कहते हैं। सिमिलरली P एंड Q और R को P एंड Q और P एंड R, P और Q एंड R will be P और Q and P और R। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे फर्स्ट 4 लॉज है, टोटल 10 लॉज होते हैं हमारे पास, उसमें से 4 हो गए हैं और 6 पढ़ने बाकी है। तो ये 4 लॉज आप लोगों को समझ में आ गए, इसको नोट कर लो, आगे के 6 लॉज देखते हैं। तो नेक्स्ट 3 लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ लॉ है हमारा, फिफ्थ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। फिफ्थ स्टेटमेंट है, फिफ्थ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है, हम लोग ने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है ये। तो वैसा ही कुछ होता है लॉजिक में भी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है क्या? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। हमें पता है नेगेशन जब अंदर जाता है तो वो एंड को क्या कर देता है? और कर देता है, और को क्या कर देता है? एंड कर देता है। दिस इटसेल्फ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। जो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ा था वही डी मॉर्गन्स लॉ होता है। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई में दोनों का नेगेशन लिखेंगे, एंड का और कर देंगे। सिमिलरली नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और का एंड कर देंगे। तो दीज टू लॉज are together known as De Morgan's law. Next is identity. Next is identity law. Identity law, इसमें हम लोग and और एक स्टेटमेंट उसके साथ ट्रू लिया तो क्या आएगा, उसके साथ फॉल्स लिया तो क्या आएगा, बीच में और एंड की पॉसिबिलिटी है। तो P and true, P and true is P itself। इसको थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एंड है, एंड के ट्रुथ टेबल का लॉ क्या है, एंड का रूल क्या है कि एंड में दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो P एंड ट्रू, ये ट्रू है ऑलरेडी। इन केस अगर P ट्रू है, इन केस अगर P ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। इन केस P इज ट्रू तो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। इन केस P इज फॉल्स तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है? फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स है तो इट बिकम्स फॉल्स। तो जो वैल्यू हम P की लेंगे वही हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा। अगर P ट्रू लिया तो आंसर ट्रू, P फॉल्स लिया तो आंसर फॉल्स। तो P एंड ट्रू इज कंसीडर्ड एज P। P एंड ट्रू इज कंसीडर्ड एज P बिकॉज वो P पे डिपेंड करता है। सेम वे में P एंड फॉल्स, अब एंड में हम लोगों को पता है एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा। तो अगर P ट्रू है तो भी वो फॉल्स ही आने वाला है, P फॉल्स है तो भी वो फॉल्स ही आने वाला है, क्योंकि एक फॉल्स ऑलरेडी है। तो ये दो फॉर्मूलास एंड के लिए है। P एंड ट्रू इज ऑलवेज P, वो P पे डिपेंड करता है। P ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, P फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा। P एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स व्हाटएवर P मे बी। P एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स व्हाटएवर P मे बी। नेक्स्ट थिंग, और के लिए भी वही दो। जैसे अपन ने P एंड ट्रू लिया,
P एंड फॉल्स किया, वैसे P और ट्रू, P और फॉल्स भी लेना। और के लिए हमें पता है रूल, अगर और में दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो इट इज ऑलवेज ट्रू। बस जब दोनों फॉल्स है इट विल बी फॉल्स। तो P और ट्रू, अगर P ट्रू है तो भी ये ट्रू ही आने वाला है, P फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि एक ट्रू तो है ना पहले से। तो P और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, P और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। P और फॉल्स, अब अगर P ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, P फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। तो जो वैल्यू हम P के लिए लेंगे, जो वैल्यू हम P के लिए कंसीडर करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। फाइनली वही आंसर आने वाला, P और फॉल्स विल बी P। P ट्रू रहा तो ट्रू, P फॉल्स रहा तो फॉल्स। तो ये चार लॉज है, ये चार लॉज जो है ये आते हैं अंडर आइडेंटिटी। P and true is P, P and false is false, P or true is always true, P or false is P। नेक्स्ट जो हमारा 5, 6, 7, सेवेंथ लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इसके अंदर हम लोग को क्या लेना है, P नेगेशन P, एक बार एंड एक बार और, P एंड नेगेशन P, P and negation P, this is always false। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। एंड के लिए जैसे हम लोगों ने देखा दोनों ट्रू रहना कंपलसरी है, बट अगर P ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉल्स है यहाँ पे तो आंसर विल बी फॉल्स। इन केस P फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से एक तो फॉल्स रहेगा ही कंपलसरी, दोनों में से एक फॉल्स रहेगा एक ट्रू रहेगा, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से एक फॉल्स है तो आंसर विल बी ऑलवेज फॉल्स। और के केस में दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो वो ट्रू रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा ये अपोजिट है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा, मतलब दोनों में से एक तो ट्रू रहेगा कंपलसरी, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। इस केस में दोनों में से एक फॉल्स रहेगा, इसीलिए एंड की वजह से ये फॉल्स हो गया। इस केस में दोनों में से एक ट्रू रहेगा ही तो और की वजह से ये ट्रू हो गया। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो अभी तक हमारे 7 लॉज हो चुके हैं। सबसे पहला लॉ हम लोगों ने क्या देखा था, आइडेम्पोटेंट, नेक्स्ट वाज कम्यूटेटिव, नेक्स्ट वाज एसोसिएटिव, उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद हम लोगों ने देखा डी मॉर्गन, उसके बाद देखा आइडेंटिटी, उसके बाद देखा कॉम्प्लीमेंट। 3 लॉज और बचे, पढ़ते हैं। ठीक है, 8th लॉ जो है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, उसको सोख लेना। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, देखो अंदर बाहर एंड और, अंदर बाहर एंड और, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P। सिमिलरली P एंड P और Q इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P। मतलब बेसिकली P उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, P absorbs, P और P and Q will be P, P and P और Q will be P। This is known as absorption law। P उसको absorb कर लेता है, ठीक है। इसके आप P और Q की स्पेसिफिक ट्रुथ वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, जैसे अगर मैंने P को ट्रू लिया तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू और ट्रू एंड Q। ट्रू एंड Q क्या आएगा, ट्रू एंड Q will be Q, ट्रू और Q will be ट्रू। तो फाइनली आंसर ट्रू आ रहा है। तो अगर मैंने P की वैल्यू ट्रू ली तो फाइनल आंसर ट्रू आता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने P की वैल्यू फॉल्स पुट की, P को अगर मैं फॉल्स पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स और फॉल्स एंड Q। फॉल्स एंड Q क्या आ जाएगा, फॉल्स एंड Q will be फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स will be फॉल्स। तो अगर मैं P को फॉल्स ले रहा हूं तो आंसर भी फॉल्स आ रहा है। तो सिमिलर वे में इस सेकेंड वाले में भी P की वैल्यू पहले ट्रू पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है, P की वैल्यू फिर फॉल्स पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। इसमें Q के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता। अगर मैंने P ट्रू लिया तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी ट्रू, अगर मैं P फॉल्स लेता हूं तो आंसर विल बी ऑटोमेटिकली false। Hence it is known as absorption law। Basically P absorbs the value, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा, ये
बाहर और है तो अंदर एंड, बाहर एंड है तो अंदर और पैटर्न सेम है, पी पी क्यू, पी पी क्यू। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज कंडीशनल लॉ। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कंडीशनल लॉ, वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कंडीशनल लॉ, P implies Q is logically equivalent to negation P और Q। इसका प्रूफ भी बताया था मैंने आप लोगों को। और इसी के से रिलेटेड होता है बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ क्या? P double implies Q is nothing but P implies Q और Q implies P। P double implies Q is basically P implies Q and Q implies P, which is logically equivalent to negation P or Q and negation Q or P। P implies Q is negation P or Q, Q implies P is negation Q or P। तो बीच में and का सिंबल जो यहां पे था। So these are the 10 laws, these are the 10 algebra of statements। ठीक है, इनके नाम के साथ, इनके मीनिंग के साथ आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सब में अप्लाई करते वक्त आप लोगों को लॉजिक लगाना है कि कहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी फॉर्मूला पढ़ने से पहले वो फॉर्मूला में चीजें क्या है, वो फॉर्मूला बना कैसे है, और वो फॉर्मूला के हर एक टर्म को अच्छे से समझिए, तभी आप लोगों को उसको अप्लाई करने आएगा। अदरवाइज आप लोगों को उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में नहीं। अगर तो पहले तो ये 10 लॉज आप अच्छे से समझ लो, इनका मीनिंग समझ लो, इनको लिख के प्रैक्टिस करो, इनको लर्न करो एकदम अच्छे से। जब ये दिमाग में बैठ जाए उसके बाद सम सॉल्व करना स्टार्ट करना और देखना कितना मजा आता है सम सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये 10 लॉज अभी हम लोगों ने देख लिए। 10 लॉज आप रिवाइज कर लो, वीडियो को 2 मिनट 5 मिनट पॉज करके उसको लिख लो, उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे। तो मैं सम्स अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पहले इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, तो एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पे बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है राइट द नेगेशन ऑफ। एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया होगा, जैसे यहां पे स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, एक प्रोपोजिशन दिया हुआ है, इसका हमें नेगेशन निकालना है यूजिंग लॉज या एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया P और Q एंड Q और नेगेशन R, इसका नेगेशन निकालना है। तो बाहर नेगेशन लिख लिया मैंने, P और Q एंड Q और नेगेशन R। तो इस ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट, इस ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट कंसिडर करता है, बीच में एंड है। तो हम लोगों को पता है जब नेगेशन अंदर जाता है तो दोनों को नेगेशन लिखा जाएगा और ये एंड को और लिखा जाएगा। जब ये नेगेशन अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर एक नेगेशन, इस ब्रैकेट के बाहर एक नेगेशन, और ये जो एंड है इसका और बन जाएगा। ये जो एंड है इसका और बन जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, दोनों को नेगेशन एंड का और। अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर भी 2 स्टेटमेंट्स है, तो ये नेगेशन इसके अंदर जाएगा, ये और का एंड, दोनों को नेगेशन। सेम यहां पर इन दोनों को नेगेशन जाएगा, नेगेशन नेगेशन, ये नेगेशन आर पहले से था, और ये और का एंड। फिर से ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब negation of negation R, negation of negation R will be R itself, negation of negation R is R itself। वहां पे रीजन क्या लिख सकते हैं बच्चों? we can write the reason that it is according to which, according to negation of negation। negation के लॉस पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। negation of negation P is P itself, negation of true is false, negation of false is true। ठीक है, लॉस पढ़े थे, तो वैसे negation of negation R is R। this is according to negation of negation, वहां पे रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेगेशन अंदर तक पहुंच गया पूरा। ठीक है, तो वी कैन स्टॉप हियर, यहां पे हम लोग एंड कर सकते हैं सम को। अदरवाइज अगर इसको और सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये नेगेशन क्यू यहां पे लिख सकते हैं, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, फिर वो नेगेशन क्यू को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एज अ सॉल्व एग्जांपल दिया गया है, जो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है टेबल के बिल्कुल ही नीचे, तो उसको रेफर करके आप इसके आगे के स्टेप्स भी
कर सकते हो, बट एज पर माय नॉलेज ये यहां तक सॉल्व करने से भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द नेगेशन ऑफ, हमने नेगेशन निकाल लिया ना, अब उसके आगे कितना वो सिंप्लीफाई हो रहा है दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है, हमने नेगेशन निकाल लिया, अब इसके आगे और कितना सिंप्लीफाई होता है दैट इज नॉट आवर कंसर्न, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना क्वेश्चन नहीं है, हमारा नेगेशन निकालना क्वेश्चन, तो हमने नेगेशन निकाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। इसके आगे के स्टेप्स आप टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो, इन केस आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके आप इसके आगे की मेरे पास से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अब हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग। एक स्टेटमेंट पैटर्न है, इसको ये प्रूफ करना है विदाउट ट्रूथ टेबल को यूज किए, बिना ट्रूथ टेबल की हेल्प के। तो बिना ट्रूथ टेबल की हेल्प के मतलब हमें किसकी हेल्प से करना है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, लॉज यूज करके इसको हम प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करना है नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, ये प्रूफ करना है। LHS लिख लेते फटाफट, नेगेशन ऑफ P और Q इज और नेगेशन P एंड Q। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नेगेशन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेशन को जब हम अंदर लेते हैं, नेगेशन को जब हम अंदर लेते हैं तो ये एंड का और का एंड हो जाएगा और ये दोनों को नेगेशन अप्लाई हो जाएंगे, ये और का एंड हो जाएंगे और दोनों को नेगेशन अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो यहां पे ये जो नेगेशन P है, नेगेशन P एंड, और इस ब्रैकेट में भी नेगेशन P एंड है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो जब भी आप लोगों को ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखता है ना तो उसको बाहर निकाल लो, टेक इट कॉमन। नेगेशन P एंड को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, नेगेशन Q और Q, नेगेशन Q और Q। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंदर मल्टीप्लाई करने को भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, बाहर कॉमन निकालने को भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो हमने बाहर कॉमन निकाला है, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट देखो यहां पे क्या है, नेगेशन Q और Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ याद करो बच्चों। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, P और नेगेशन P वाज ट्रू, एग्जैक्टली वही यहां पे करना है। Q और नेगेशन Q विल बी ट्रू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो नेगेशन Q और Q इज ट्रू। अब नेगेशन P एंड ट्रू, आइडेंटिटी लॉ याद करो बच्चों, P एंड ट्रू was P, same way में negation P and true will be negation P. This is according to identity law, this is according to identity law। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही RHS है। तो जो रिक्वायर्ड था वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में एक स्किल आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करना है, दैट इज कि जब कोई लॉ अप्लाई करना है, जब कोई स्टेप दिखता है तो उसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होगा ये सोच पाना, यही इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सोचना यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो सोचना कब आएगा आप लोगों को, जब आपको लॉज अच्छे से आते हैं और जब आप मैक्सिमम सम्स प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि अगर ये स्टेप आए तो इसमें हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोगों को आगे ये रिक्वायर्ड प्रूव हो जाए। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप इसके सम्स प्रैक्टिस करें और सोच के सम प्रैक्टिस करें। सम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी स्टेप करने से पहले उसके बारे में सोचिए कि ये स्टेप किया क्यों है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1.4 में 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड है। पहला सेक्शन है राइट द नेगेशन ऑफ, किए हम लोगों ने क्वेश्चन उसके बाद विदाउट यूजिंग इफ देन सॉल्व करना है, वो भी कर लिया। और लास्ट में है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट। तो ये तीनों सेक्शंस आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में हेल्प ले लीजिए मेरी। एंड नेवर बी द सेम, ऑलवेज बी बेटर।